हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं निशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 12 की जो आपकी इलेक्टिव बुक है, उसका चैप्टर नंबर 6 ऑन साइंस फिक्शन। और इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एंड आज मैं इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले तो ऑथर के बारे में देख लेते हैं। जो ऑथर है इस चैप्टर के वो है आइजैक एजिमोव, एंड इनका बर्थ ईयर 1920 में हुआ था एंड डेथ ईयर 1992 में हुई थी। ऑथर के बारे में जानने से पहले मैं आपको चैप्टर के टाइटल को एक्सप्लेन करती हूँ कि साइंस फिक्शन क्या होता है। साइंस फिक्शन यानी वो सारी इमेजिनेटिव चीज़ें, काल्पनिक चीज़ें जो साइंटिफिक होती हैं, जो साइंस से रिलेटेड होती हैं, और वो चीज़ें हम हमेशा फ्यूचर के लिए इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इमेजिन किया कि अरे फ्यूचर में 2050 में कार्स फ्लाई करेंगी आसमान में, तो ये एक इमेजिनेटिव चीज़ है। लेकिन मैं ये इमेजिन कैसे कर पा रही हूँ? साइंस की मदद से। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि साइंस में इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी प्रोग्रेस हो रही है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ें इमेजिन कर पा रही हूँ फ्यूचर के लिए। आई रिपीट, फ्यूचर के लिए। तो साइंस फिक्शन वो इमेजिनेटिव चीज़ें होती हैं, या वो किताबें या वो बुक्स होती हैं जिसमें फ्यूचर इमेजिनेशन होती हैं, और वो इमेजिनेशंस बहुत वंडरफुल होती हैं। यानी हम लोग शॉक हो जाते हैं, अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या? दैट इज साइंस फिक्शन। जैसे अगर मैं साइंस फिक्शन की मूवी का कोई एग्जांपल दूं तो वो है अवतार मूवी। उसमें हम इतने वंडरफुल हो जाते थे, वंडर करते कि अरे, इतने आश्चर्यजनक हो जाते हैं कि ये इंसान, ये कैसे अजीबोगरीब लोग हैं, इतने टॉल लोग हैं, इंसानों जैसे दिख रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी है। ओके, अब रीड करते हैं ऑथर के बारे में। तो जो हमारे ऑथर है आइजैक एजिमोव, ये रशिया में बॉर्न हुए थे, लेकिन एक अमेरिकन ऑथर थे और बायोकेमिस्ट थे। यानी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे और एक एक्सेप्शनल राइटर थे। एंड अपने ये किस बारे में जाने जाते थे? जो इन्होंने काम किए हैं साइंटिफिक फिक्शन पे, जो भी इनका काम था इसके लिए ये बेस्ट नोन है, जाने जाते हैं। और इन्होंने बहुत सारी पॉपुलर यानी फेमस साइंस की बुक्स लिखी, इसलिए ये बहुत जाने जाते हैं। एजिमोव का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज्ड साइंस बुक थी, वो क्या एक्सप्लेन करती है? वो एक्सप्लेन करती है साइंस के कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल वे में, यानी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स ऐतिहासिक वे में जो कैसे एक्सप्लेन किया है इन्होंने, वो इनकी पॉपुलर बुक्स में हम पढ़ सकते हैं। Going back as far as possible to a time when a science in question was at its simplest stage। अगर हम पीछे जाते हैं, कई सालों पहले जाते हैं, जहाँ पर साइंस इन क्वेश्चन था, यानी कि लोग ये बिलीव करते थे कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं, मिरेकल है, कुछ चमत्कार है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक समझने की कोशिश नहीं करते थे। ठीक है। ही ऑल्सो लेंट हिज नेम टू द मैगजीन एजिमोव्स साइंस फिक्शन। तो इन्होंने अपने नाम पर एक साइंस फिक्शन की मैगजीन भी बनाई, और उस मैगजीन को इन्होंने अपना नाम दिया कि एजिमोव की साइंस फिक्शन। तो इन्होंने अपने नाम पे एक मैगजीन भी बनाई। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर ऑथर, एंड लेट्स बिगिन द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर एक्सप्लेनेशन। जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है द प्री साइंटिफिक यूनिवर्स। प्री साइंटिफिक यूनिवर्स क्या होता है? 1800 के दौरान, ईयर 1800 के पहले, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, तब प्री साइंटिफिक यूनिवर्स था। यानी वो दुनिया थी जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सोचती थी और ये सोचती थी कि भगवान है और ये है, और हर चीज़ जो है मिरेकल से हो रही है, या कोई भी चीज़ होती थी उसको चमत्कार का नाम दे देते थे। तो 1800 से पहले ऐसा होता था। लेकिन 1800 के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, नई नई इंडस्ट्रीज़, नई नई कंपनीज, फैक्ट्रीज सेटअप हुई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगी और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होने लगे। तब लोग साइंस के बारे में लोगों को पता चलने लगा, और तब साइंटिफिक या साइंस फिक्शन के बारे में लोगों को नॉलेज होने लगी। तो 1800 से पहले लोग क्या सोचते थे, क्या करते थे, वो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो आई हैव ऑफन, आई यानी खुद राइटर एजिमोव, वो कहते कि मैंने कई बार ये पॉइंट बनाया है दैट जो सही मायने में जो साइंस फिक्शन होती है, वो I have often made the point that true science fiction is a creature of the last 2 centuries। तो यहाँ पर हमारे राइटर कहते हैं कि मैंने ये पॉइंट बनाया कि जो सही मायने में जो साइंस फिक्शन होता है, वो एक ऐसी चीज़ है जो लास्ट 2 सदियों से आना धीरे धीरे स्टार्ट हुई है। उससे पहले किसी को साइंस फिक्शन के बारे में नहीं पता था। जो साइंस फिक्शन है
वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है as a picture of the future unless and until people get the idea that it is science and technology that produce the future. तो साइंस फिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जब तक लोगों को ये आइडिया ना मिल जाए कि भाई जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी ही है जो फ्यूचर को डेवलप करते हैं। यानी फ्यूचर के बारे में अगर हम सोच पा रहे हैं कि अगर ऐसा आसमान में पहाड़ उड़ेगा या मान लो कोई कार चलेगी या कोई ट्रेन चलेगी, तो ये सब हम डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से देख पा रहे हैं। अगर हम साइंस में बिलीव ही नहीं करते, हमको इन सब चीज़ों का आइडिया ही नहीं होता, तो हम ये सब चीज़ें इमेजिन ही नहीं करते। दैट इट इज़ एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी that are bound to make the future different from the present and the past and that thereby hangs a tail. तो एडवांसेस का मतलब यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट ही है जो हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को हमारे प्रेजेंट और हमारे पास्ट से अलग बनाएगा, यानी कहीं ना कहीं बेटर बनाएगा। एंड दैट देयर बाय हैंग्स अ टेल, और आगे की जो स्टोरी है, यानी ये स्टोरी नहीं जो हम पढ़ रहे हैं, आगे की स्टोरी कि साइंस कैसे बढ़ा, कैसे साइंस में टेक्नोलॉजी हुई, कैसे डेवलपमेंट होते गए, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो कहानी धीरे धीरे आगे ऐसे बढ़ेगी। ब्रैकेट में दिया है और एट वेरी लीस्ट चेंजेस देम। तो बेसिकली यहाँ बोला जा रहा है कि साइंस को फ्यूचर में चेंज ही हो रहा है, चेंज ही कर रहे हैं बेटर की तरफ, बेटरमेंट के लिए, ओके, जिससे हमारा प्रेजेंट एंड पास्ट बेटर होगा, यानी प्रेजेंट एंड पास्ट से बेटर हमारा फ्यूचर होगा। Naturally, no one could possibly get that idea until the rate of scientific and technological change become great enough to be noticed by people in the course of their lifetime. तो बोला जा रहा है कि एक इंसान की लाइफ टाइम, जीवन काल, एक इंसान की पूरी लाइफ टाइम में no one could possibly get that idea until the rate of scientific, तो बोल रहे हैं कि जब तक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के रेट में बढ़ोतरी नहीं होगी, यानी जिस स्पीड से, यहाँ पर आप स्पीड मान लो कि अगर एक इंसान के जीवन काल में वो ये ना देख ले कि कितनी स्पीड से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, तब तक उसको कभी आइडिया ही नहीं मिलेगा कि एक्चुअली ये साइंस ही है जो एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी लाइफ में देख लिया कि सबसे पहले मोबाइल था ही नहीं, फिर धीरे धीरे वो बटन वाला मोबाइल आया, फिर मैंने अपनी लाइफ में देखा धीरे धीरे स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन के बाद टच स्क्रीन फ़ोन आ गया, फिर पता नहीं क्या क्या उसमें एप्पल के फ़ोन आ गए। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी कि डेवलपमेंट हो रही है, इससे मुझे एक आइडिया मिला कि हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। दैट केम अबाउट विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो लोगों को आइडिया मिलना चालू हुआ, ये कब से हुआ, ये कहो 1800 के से चालू हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, यानी जब नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। एंड इट वॉज ओनली देयर आफ्टर दैट साइंस फिक्शन कुड बी रिटन, और इसीलिए उसी के बाद से साइंस फिक्शन की जो बुक होती है, जो किताबें होती हैं, बुक्स, वो लिखी गई, क्योंकि 1800 के बाद ही लोगों को एक आइडिया मिलना चालू हुआ कि यस ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ना कि कोई चमत्कार है जो भगवान कर रहे हैं या फिर कुछ जादू से, कुछ मैजिक से हो रहा है। And yet, there must have been something that came before science fiction, something that was not science fiction, and yet filled the same emotional needs. Emotional needs का मतलब समझो सबसे पहले। Emotional needs जैसे हमें गुस्सा आता है, एंगर, हम हैप्पी होते हैं, हमें क्राई, हमें रोना आता है, उसी तरह एक इमोशनल नीड भी होती है वंडर। वंडर करना मतलब जब आप आश्चर्यजनक हो रहे हो, जब आप अजीब वगरीब चीज़ें देख के आश्चर्यजनक हो रहे हो, वाह, जब आपके मुंह से वाह निकलता है, तो दैट मीन्स ये आप वंडर फील कर रहे हो, तो ये भी एक आपकी इमोशनल नीड है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जब साइंस फिक्शन नहीं था, कब नहीं था साइंस फिक्शन? 1800 के पहले जब साइंस फिक्शन नहीं था, तब क्या था? मतलब तब कुछ ना कुछ तो था। साइंस फिक्शन नहीं था मतलब कुछ ना कुछ तो था, यानी कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ थी जिसको देखकर लोग वंडरफुल फील करते थे कि अरे ऐसा भी होता है क्या। कुछ एक ऐसी चीज़ थी जो साइंस फिक्शन नहीं थी, यानी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें वही सेम इमोशनल नीड्स फुलफिल हो रही थी जो साइंटिफिक फिक्शन, जो साइंस फिक्शन आने के बाद फिल होने लगी। फॉर एग्जाम्पल, अब अभी आज के ज़माने की मैं बात करूँ
जहाँ सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो मैं अगर कोई ऐसी चीज़ देखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि अरे आसमान में रेनबो आ रही है और फिर बर्फ़ के ओले भी गिर रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, आसमान में बिजली भी कड़क रही है, तो मैं इस पर कोई साइंटिफिक रीज़न दे सकती हूँ कि ठीक है अभी वेदर ऐसा है या मानसून आ रहा है, इस वजह से रेनबो भी दिख रही है, बर्फ़ के ओले भी गिर रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन 1800 से पहले अगर कुछ ऐसा लोग देखते तो लोग इसको साइंटिफिक तर्क वितर्क नहीं देते। लोग क्या बोलते हैं, हाँ आज भगवान बहुत खुश हो गए हैं, आज प्रभु बहुत प्रसन्न है। तो जब साइंस फिक्शन नहीं था 1800 के पहले, तो तब भी लोग वंडरफुल तो फील करते थे कि वाह मतलब आज प्रभु बहुत बहुत सुंदर चीज़ आसमान में देखने को मिली है, प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो वंडर हम साइंस फिक्शन के टाइम पे भी फील कर रहे हैं और तब भी फील कर रहे हैं। तो वंडर तो दोनों टाइम, यानी आश्चर्यजनक वाली जो चीज़ थी, दोनों टाइम हम फील कर रहे हैं। There must have been tales of the strange and different, of life not as we know it, and its powers transcending our own. तो तब कुछ ऐसी टेल्स यानी कुछ ऐसी पुरानी कहानियाँ रही होंगी 1800 से पहले जो काफ़ी अजीब होंगी, काफ़ी अलग होंगी, कुछ ऐसी लाइफ रही होगी जिसके बारे में हमें आज नहीं पता है। और उस टाइम कुछ ऐसी पावर्स हुई होंगी जो ट्रांसेंडिंग थी, यानी पावर्स दैट आर बियॉन्ड आर लिमिट्स एंड विच वी मे नॉट अंडरस्टैंड। कुछ ऐसी पावर्स रही होंगी जो हमारी लिमिट के सीमा से बियॉन्ड होंगी, ओके, और जिसको हम शायद नहीं समझ पाएंगे। यस, लेट्स कंसिडर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जाए, चलो मान लेते हैं, द रिस्पेक्ट दैट पीपल हैव फॉर साइंस एंड फॉर साइंटिस्ट rests on the certain belief that science is the key to the understanding of the universe and the scientists can use science to manipulate that key, or for the fear of the people who have the combination of both. Okay, तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि the respect that people have for science, यानी जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट लोगों के दिल में है साइंस के लिए, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों के लिए, या ये कह सकते हैं कि लोगों के मन में डर है साइंस और साइंटिस्ट के लिए, या कहो दोनों का कॉम्बिनेशन है कि लोगों के मन में रिस्पेक्ट एंड डर दोनों ही है कि वाह यार साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बाप रे मत करो भाई, साइंस कुछ भी कर सकता है, तो ये डर भी हो सकता है। तो ये सब इस बिलीफ, इस मान्यता पर बैठती है कि जो साइंस है वही एकमात्र एक ऐसी चाबी है जो इस पूरी यूनिवर्स, जो इस पूरी दुनिया को अंडरस्टैंड कर सकता है, और जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसी साइंस को यूज़ करके अपनी की मैनिपुलेट करते हैं, यानी साइंटिस्ट कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1800 से पहले जब साइंस फिक्शन नहीं हुआ करता था, तो अगर बारिश हो गई, सडनली बेमौसम बारिश हो गई, तो लोग क्या बोलते थे, अरे आज भगवान जो है ना बहुत ज़्यादा क्रोधित है, इसलिए बेमौसम बारिश हो रही है, लोगों ने बहुत पाप बढ़ा दिए अपने। तो ये लोगों की मान्यता थी। लेकिन 1800 के बाद साइंस आया, साइंटिफिक तर्क वितर्क आए, और तब मान लीजिए अगर बेमौसम बारिश होती है तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, बताएंगे कि बेमौसम बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि शायद वेस्ट डायरेक्शन से मॉनसून विंड्स आई हैं इस डायरेक्शन से, जिस वजह से बारिश एक दिन या 2 दिन हुई, वो भी बेमौसम। तो यही है कि इसीलिए लोग साइंस को अब बहुत रिस्पेक्ट करने लगे कि साइंटिस्ट साइंस को यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। या मान लो फॉर एग्जाम्पल इसलिए डरते कि इस जगह बारिश नहीं हो रही फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ भी वो इन्वायरमेंट बना लेंगे, पेड़ को ऐसा रख लेंगे कि बारिश हो, क्योंकि ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन, हम सबको पता है ये बात। थ्रू साइंस पीपल कैन मेक यूज ऑफ द लॉज ऑफ नेचर टू कंट्रोल द इन्वायरमेंट। वही बात आ गई कि साइंस की मदद से जो लोग हैं वो लॉज ऑफ नेचर यानी प्रकृति के नियमों को और हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण को कंट्रोल कर सकते हैं। अब पहले नहीं कर सकते थे, अब क्योंकि अब साइंस है, साइंस की मदद से जहाँ बारिश नहीं हो रही वहाँ बारिश करवा देंगे, जहाँ बारिश नहीं करवानी वहाँ बारिश रुकवा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं साइंस की मदद से। किसी का दिल नहीं चल रहा तो हार्ट को ट्रांसप्लांट कर देंगे, किसी और का दिल डाल देंगे, तो कुछ भी कर सकते हैं साइंस एंड साइंटिस्ट। तो नेचर यानी प्रकृति के नेचुरल नियमों को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और इससे अपनी खुद की इंसानी पावर्स को बढ़ा सकते हैं साइंस को यूज़ करके। धीरे धीरे, स्टेडीली यानी स्लोली, धीरे धीरे ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं और बहुत डिटेल में समझते हैं साइंस के और नेचर के इन लॉज को, और इस वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन पावर्स होती हैं वो बढ़ती जाती हैं और फ्यूचर
में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर पास्ट से कंपेयर करो। यानी पास्ट में इंसान इतना पावरफुल नहीं था क्योंकि साइंस के बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग डिटेल्स में बढ़ाई कि क्या है साइंस और कैसे ये हमारी मदद कर सकता है। इस वजह से फ्यूचर में इंसानों की पावर ग्रेटर होगी अगर कंपेयर करें पास्ट से। और जब हम इमेजिन कर लेते हैं अलग अलग तरीके कि कैसे हम अलग अलग तरीकों से ग्रेटर बनेंगे, इंसान कैसे और पावरफुल बन सकता है, तो बस हम अपनी कहानियाँ अलग अलग इमेजिनेशन करके लिख सकते हैं, या उस पर स्टोरी बना सकते हैं, या फिर पिक्चर बना सकते हैं। इसीलिए साइंस फिक्शन ऐसे इमेजिन कर करके लोग बनाते हैं। अब वो साइंस फिक्शन बेस्ड बुक हो सकती है, साइंस फिक्शन बेस्ड कोई मूवी भी हो सकती है। अगर पिछली सदियों की हाउएवर अगर बात करें, बहुत सारे आदमियों के पास बहुत ही डिम यानी बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग थी साइंस फिक्शन के बारे में। इफ़ एनी एट ऑल, अगर बाई चांस किसी के पास इंफॉर्मेशन होगी भी 1800 के पहले साइंस के बारे में, तो बहुत ही कम होगी। और ये जो नेचर के जो लॉज हैं, प्रकृति के जो नियम है, जो शायद कभी बदले नहीं जा सकते, इन सब चीज़ों के बारे में पहली की सेंचुरीज में 1800 से पहले बहुत डिम इंफॉर्मेशन थी लोगों के पास। उन लोगों को ये नहीं पता था कि नेचर के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो अनब्रेकेबल होते हैं, यानी कि जो तोड़े नहीं जा सकते। जैसे जहाँ बारिश होगी वहाँ होके ही रहेगी, कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑफ थिंग्स एज दे मस्ट बी, यानी कुछ चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसी वो है। मस्ट बी यानी जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। ये चीज़ें ना ही हमारी मदद करेंगी ना ही थॉट करेंगी, यानी ना ही हमें ये चीज़ें रोक पाएंगी कुछ अलाउ करने के लिए। that might allow themselves to be ridden to glory if we but knew how। glory का मतलब किसी चीज़ को आप शक्ति दे रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ ये बोला जा रहा है कि जो चीज़ें जिन चीज़ों को हमने ग्लोरी मान लिया है यानी शक्तिशाली मान लिया, जैसे हमने हवा को मान लिया पवन देव, अग्नि को मान लिया हमने अग्निदेव, है ना। तो हमने हर चीज़ को भगवान का, देव का रूप दे दिया है हम लोगों ने। और हम लोग बस पहले हम लोग ये सब पुराने ज़माने के लोगों को ऐसा लगता था कि नेचर की चीज़ों को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते थे। बट क्योंकि अब साइंस आ गया है, साइंस की वजह से चीज़ें चेंज हो सकती हैं, चेंजेस पॉसिबल हैं। Instead there was a notion that the universe was a plaything of life and the will। नोशन यानी बिलीफ, मान्यता। बल्कि पहले के लोगों में ये एक मान्यता थी कि जो ये पूरी दुनिया है ये एक खेलने की चीज़ है, हमारी लाइफ, विल यानी इच्छा। तो लोग ये मानते थे पहले के 1800 से पहले के कि ये जो लाइफ है, हमारी लाइफ है, ये एक खेलने की चीज़ है भगवान द्वारा। भगवान हमारी लाइफ से खेल सकते हैं, कभी भी हमें मार सकते हैं, कभी भी हमें कुछ कर सकते हैं। हमारी बीमार हो रहे हैं अगर हम, भगवान ने कर दिया है, हमें अपनी विल, अपनी इच्छा से वो जो चाहें वो कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें अगर हम लोगों को एनालॉगस लगती थी यानी कंपेरेबल लगती थी कि हम किसी चीज़ से इसको कंपेयर करें, ह्यूमन डीड्स यानी इंसान जो भी एक्शंस कर रहे हैं वो हमें कंपेरेबल लगती थी कि हमने जो गलत काम किया है बस उसका हमें प्रकोप मिल रहा है, भगवान का हम पर शायद कुछ, भगवान गुस्सा हो गए हैं, इस वजह से हमारी गलतियों का हमको सज़ा मिल रही है। हम ये सब चीज़ें सोचते थे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक वर्ड आया है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब साइज़। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है बेसिकली कि हम लोग ये मान लेते थे कि भगवान ही है जो सब कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ से खेल रहे हैं, वो अपनी इच्छा से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कोई साइंटिफिक तर्क वितर्क नहीं इस पर हम लोग सोचते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फूंक मारी और थोड़ी सी रेत उड़ गई तो ये मेरे लिए नॉर्मल है कि ठीक है हर इंसान ये कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर मैंने पहाड़ को, बड़े से माउंटेन को खिसकते हुए देखा, तो हम इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक नहीं लगाएंगे कि हो सकता है इस पहाड़ के नीचे की जो ज़मीन है वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ हिली है, इस वजह से मूवमेंट हुआ है माउंटेन में। नहीं, अगर पहले के जो लोग थे वो क्या सोचते थे, नहीं भाई पवन देव ने फूंक मारी होगी इस वजह से पहाड़ हिल गया। तो लोग ऐसा ऐसा इमेजिन करते हैं। अब क्योंकि हम अपने से ज़्यादा अगर किसी को पावरफुल इमेजिन कर लेते हैं तो हम इमेजिन ये करते कि वो साइज़ में भी बहुत बड़े होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने पहाड़ को फूंक से उड़ाते हुए पवन
देव को इमेजिन किया, तो पवन देव को हमने बहुत बड़ा सा इमेजिन किया होगा कि इंसान होंगे, बड़ा सा मुकुट पहना होगा, बहुत बड़े होंगे, उन्होंने एक फूंक में एक पहाड़ को उड़ा दिया, ऐसा इमेजिन करते होंगे। और हम सोचते होंगे कि वहाँ उस ज़माने के लोग सोचते होंगे कि बहुत वो लोग पावरफुल होते होंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले के लोगों के बिलीव्स थी, मान्यताएं थी। द बीइंग्स, वो शरीर जो कंट्रोल करते थे सारे नेचुरल फिनोमिनन धरती के, वर देयरफॉर पिक्चर्ड इन ह्यूमन फॉर्म। वही बात आ गई कि अगर हवा चल रही है तो इसको, अगर हवा को जो कंट्रोल कर रहा है, हमने अपनी इमेजिनेशन में उसको एक ह्यूमन फॉर्म दे दिया, एक इंसानी शक्ल दे दी कि ठीक है हवा पवन देव, फायर एक वर्ल्ड का, एक दुनिया का, एक अर्थ का नेचुरल फिनोमिनन है, ठीक है। अग्निदेव, येलो कलर का बड़ा सा ड्रेस पहना होगा, येलो कलर का मुकुट होगा, इस टाइप की चीज़ें हम इमेजिन करते थे। और उनको हम इंसानों का फॉर्म दे देते थे और सुपर ह्यूमन दे देते थे। तो कोई सुपर ह्यूमन होंगे, उनमें बहुत ताकत होगी, साइज़ में हमसे बहुत बड़े होंगे, उनमें बहुत एबिलिटीज़, काबिलियतें होंगी, और उनकी लेंथ ऑफ लाइफ यानी वो बहुत साल जीते होंगे, 500-600 साल जीते होंगे, मरते नहीं होंगे हम जैसे इतनी जल्दी। कभी कभी तो इन लोगों को हम कैसा इमेजिन कर लेते हैं, एक सुपर एनिमल जैसा, कि अच्छा सुपर एनिमल बोले तो हम भगवान की सवारी को इमेजिन कर लेते हैं। कोई लायन हमको दिखता है, लोग अगर 1800 से पहले के लोग होते होंगे तो उसको हाथ जोड़ते होंगे कि अरे शेरों वाली माता का सवारी है। इस टाइप की एनिमल, सुपर एनिमल भी लोग इमेजिन करने लगते थे। और एज सुपर कॉम्बिनेशंस ऑफ एनिमल्स, यानी कि या तो हम भगवान को इमेजिन करते थे या किसी एनिमल को इमेजिन करने लगते थे, या इनका कॉम्बिनेशन कि आधा इंसान आधा जानवर, जैसे आधा इंसान और आधे शेर का जो शरीर होता है उसको नरसिम्हा था, तो नरसिम्हा भगवान हम उनको इमेजिन करने लगते हैं। द कॉन्स्टेंट रेफरेंस टू द ऑर्डिनरी in the invention of the unusual is only to be expected, for imaginations are sharply limited even among the best of us, and it is hard to think of anything really new or unusual, as Hollywood sci-fi constantly demonstrates. Sci-fi short form है साइंटिफिक फिक्शन का, ओके। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जब भी हम कुछ अनयूजुअल का मतलब है समझो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजिन करते कि अच्छा वो सुपर हीरो ऐसा होगा या वैसा एनिमल होगा, वो ऐसा करता होगा, उसका हॉर्न्स होते होंगे, उसकी बड़ी सी नाक होती होगी, वो जादू से ही ऐसे कर देता होगा तो सब कुछ भस्म हो जाता होगा। ये सारी चीज़ें हम जब इमेजिन करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अनयूजुअल इमेजिन करते हैं, तो उसको बेस हमेशा ऑर्डिनरी चीज़ का दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इमेजिन किया पवन देव ऐसा करते होंगे, तो मैंने अनयूजुअल चीज़, एक अजीबोगरीब चीज़ इमेजिन करी पवन देव, लेकिन उसको मैंने एग्जाम्पल किसका बेस किसका दे दिया, ऑर्डिनरी चीज़ का, कि शक्ल मैंने उसको इंसान की दी, क्योंकि मैंने देखा क्या है रियल लाइफ में, इंसानों को ही देखा है, एनिमल्स को देखा है। तो जब मैं कुछ अनयूजुअल, कुछ हटके इमेजिन करूँगी तो मेरी इमेजिनेशन रिलेटेड टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस ही होगी, क्योंकि मैंने वही देखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इमेजिन करी हूँ आत्मा खड़ी है, तो आत्मा खड़ी है तो आत्मा को मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ठीक है आत्मा है, ये कोई अनयूजुअल चीज़ है, लेकिन कैसी दिख रही है आत्मा, भाई सफ़ेद कपड़े पहन के, इंसानी शक्ल है, बड़े बड़े बाल हैं, हाथ ऐसे हैं, खड़ी हुई है। तो मैंने इमेजिन क्या किया, मैंने आत्मा, एक अनयूजुअल चीज़ को इमेजिन किया, लेकिन उसको बेस किसका दे दिया, ह्यूमन का, कि आत्मा किस फॉर्म में थी, ह्यूमन फॉर्म में ही थी, क्योंकि मैंने वही देखा है। मैं इससे ज़्यादा हटके और ज़्यादा कुछ इमेजिन नहीं कर सकती। इवन द बेस्ट ऑफ अस, अगर हम में से कुछ ऐसे लोग जो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं, क्रिएटिव होंगे, वो भी बहुत मुश्किल होगा कि कुछ रियली कुछ अनयूजुअल इमेजिन कर ले, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन में भी कुछ ना कुछ इंसान एंड एनिमल्स ही होंगे। अगर हम एलियंस को भी इमेजिन करते तो हम ऐसे इमेजिन करते बड़ा सा मुंह होगा, आंखें होंगी, यहाँ से मुंह था या हाथ होंगे, समवॉट क्या, समवॉट ह्यूमंस की कैरेक्टर्स की, 2 हाथ थे, 2 आंखें थी, ऐसा ही कुछ। और यही सब हॉलीवुड के साई-फाई कॉन्स्टेंटली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी हॉलीवुड की जो साइंटिफिक फिक्शन बेस्ड जो मूवीज़ होती हैं, हॉलीवुड की मूवीज़ यही सब डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। राक्षस दिखा देंगे, कोई मॉन्स्टर दिखा देंगे, यही सब चीज़ें जो हम इमेजिन कर सकते हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता हमें। जो फिनोमिना है पूरी यूनिवर्स, पूरी धरती का, डोंट ऑफन मेक सेंस, हमेशा सेंस नहीं बनाता, यानी हमेशा सही ही नहीं होता। द गॉड्स आर यूजुअली पिक्चर्ड एज विम्सिकल एंड अनप्रिडिक्टेबल। जो 1800 के पहले के लोग थे वो भगवानों को कैसा पिक्चर करते थे, कैसा देखते थे अपने दिमाग में, कि वो बहुत विम्सिकल है भाई, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, भगवान कभी भी खुश हो सकते हैं, कभी भी नाराज़ हो सकते हैं, कभी भी गुस्सा आ सकता है, और उनका जो नेचर है भगवानों का बहुत अनप्रिडिक्टेबल है।
फ्रीक्वेंटली रेटेड बेटर देन चाइल्डिश, यानी जैसे चाइल्डिश जैसे छोटे बच्चे नहीं होते कुछ भी इमेजिन करने लगते हैं, तो समझो उससे थोड़े से बड़े लोग अगर कुछ इमेजिन करें तो वो ये सब इमेजिन करते थे, बस इतनी ही इनकी सीमित थी, बचपना उनमें भी था, बड़ों में भी समझो। तो जो नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं वो ऑफन डिजास्टर्स होते थे, यानी नेचुरल चीज़ें जैसे मान लो फ्लड हो गया, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया है तो लोग क्या मानते थे, द गॉड्स मस्ट बी इजीली ऑफेंडेड, कि भगवान बहुत गुस्सा हो गए, बहुत नाराज हो गए, इसलिए भूकंप आ गया है। इस पर कोई साइंटिफिक तर्क नहीं निकालते थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। सिंस नेचुरल इवेंट्स आर ऑफन हेल्पफुल, कभी कभी नेचुरल चीज़ें हमारे लिए मददगार होती है। मानो सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही, लोग बोलते थे भगवान बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। मान लो बारिश आ गई तो बोलते थे गॉड्स आर बेसिकली काइंड, भगवान बहुत दयालु है, हम पे दया खा के बारिश दे दी। साइंटिफिक तर्क वितर्क नहीं इमेजिन करते थे। प्रोवाइडेड दे आर वेल ट्रीटेड एंड देयर एंगर इज नॉट राउज, तो ये लोग बोलते थे कि जो हमारे साथ बढ़िया हो रहा है मतलब वो भगवान की वजह से हो रहा है, बस इतना करो कि भगवान को अच्छे से ट्रीट करो, प्रसाद चढ़ाओ, भोग चढ़ाओ, हवन करो, उनको खुश रखो, उनको गुस्सा उनका बढ़ने मत दो। गुस्सा अगर राउज हो गया उनका तो भाई वो भूचाल कर देंगे, धरती भस्म कर देंगे। तो ये टाइप की जो थॉट्स थी, ये सारी थॉट्स 1800 से पहले की थी, तब जब लोग साइंस के बेसिस पर तर्क वितर्क नहीं करते थे। इट इज ओनली टू रीजनेबल टू सपोज दैट पीपल वुड इन्वेंट फॉर्मूलाज for placating the gods and persuading them to do the right thing. placating का मतलब जब आप किसी को थोड़ा कम गुस्सा दिलाते हो। अब ये जो वर्ड है फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज वर्ड बार बार आएगा आपके चैप्टर में। इसका मतलब समझ लो मंत्र, यानी जो चैंटिंग्स, जो लोग मंत्र वगैरह पढ़ते हैं भगवान को खुश करने के लिए, वो तो पहले के लोग जो थे वो क्या करते थे, अलग अलग मंत्र निकालते थे भगवानों को कम गुस्सा दिलाने के लिए, भगवानों को खुश रखने के लिए और भगवानों को मनाने के लिए कि आप हमारे लिए हमेशा राइट थिंग, बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा ही करो, मंगलमय करो। ओके, नॉर कैन द वैलिडिटी ऑफ दीज फॉर्मूलाज बी जनरली डिसप्रूवन बाय इवेंट्स, यानी जो वैलिडिटी थी इन फॉर्मूलाज यानी इन मंत्रों की, यानी ये जो मंत्र थे ये हमेशा ही वैलिड थे, और अकॉर्डिंग टू दोज पीपल कोई भी इवेंट हो जाए, मतलब कोई कितना भी गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मंत्र गलत नहीं हो सकते, ये हमेशा वैलिड रहेंगे, सही रहेंगे। उन 1800 से पहले के जो लोग थे उनकी मेंटालिटी है ये। अगर जो मंत्र है, अगर फॉर्मूला ने काम नहीं किया, कोई मंत्र पढ़ा और मंत्र ने मान लो काम नहीं किया, देन अनडाउटेडली समवन हैज डन समथिंग टू ऑफेंड द गॉड, मतलब लोग ये मान लेंगे हमने मंत्र भी पढ़ लिया, हवन भी कर लिया, सब कर लिया, लेकिन जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, मतलब डेफिनेटली किसी ने कुछ गलत कर दिया है कि भगवान ऑफेंड हो गए, नाराज हो गए, इसलिए मंत्र काम नहीं कर रहे। मंत्र सही है लेकिन किसी की गलती है जिसकी वजह से मंत्र काम नहीं कर रहे। किसी भी सिचुएशन में मंत्र गलत नहीं हो सकते, यानी फॉर्मूला गलत नहीं हो सकते। वो लोग जिन लोगों ने इन्वेंट करी है, वो पुराने 1800 के पहले वाले जो लोग थे जिन्होंने ये सारे फॉर्मूलाज, ये सारे मंत्र बनाए हैं और इन मंत्रों को इस्तेमाल भी किया है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गिल्टी पार्टी ढूंढ लो, यानी उस पार्टी को गलत साबित कर दो, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो, ब्लेम लगा दो कि अच्छा हमारा मंत्र अगर फेल हुआ है, मंत्र अगर काम नहीं करा है तो आपकी ही गलती है। यानी अगर पंडितों ने, पुजारियों ने मंत्र पढ़ा, काम नहीं हुआ, तो बोलेंगे नहीं भैया मंत्रों में गलती नहीं है, आपकी ही डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई गलती है, आपको ही वो ब्लेम करेंगे कि आपने ही शायद हवन में कुछ सामग्री कम करी होगी, इस वजह से भगवान नाराज हो गए, इस वजह से क्या हो रहा है, मंत्र काम नहीं कर रहा, नहीं तो मंत्र तो सही है। सो दैट फेथ इन फॉर्मूलाज देमसेल्व्स नेवर वेवर्ड। वेवर्ड का मतलब क्या होता है, कम ना होना, वीक ना होना, फ्लिकर यानी हिलना, इस तरीके से फ्लिकर यानी हिलना। तो ये वो पंडित वगैरह इसलिए ऐसा बोलते थे ताकि किसी भी कंडीशन में जो फॉर्मूलाज हैं, जो मंत्र हैं, उनको गलत साबित ना कराया जाए और मंत्रों में जो विश्वास है लोगों का वो कोई हिला ना सके। लोगों की गलती है, मंत्र बिल्कुल सही थे। We needn't sneer. By the same principle, we continue to have faith in economists, sociologists and meteorologists today, even though their statements seem to match reality only erratically at best. Words के meaning देख लेते हैं। Sneer यानी किसी की बेइज्जती करना, उनका मजाक उड़ाना, उनके ऊपर हंसना। Sociologist कौन लोग होते हैं, वो लोग जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते समझते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो लोग
जो धरती के एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन को समझते हैं, वेदर को, मौसम को, इन सब को समझते हैं, वो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं। इरेट्रिकली मतलब नॉट कंसिस्टेंट और रेगुलर, कोई ऐसी चीज़ तो रेगुलरली नहीं हो रही है, कंसिस्टेंटली नहीं हो रही, ऊपर नीचे कुछ भी। ओके, तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि हम लोगों को, जो हम नए ज़माने के जो लोग हैं, हम लोगों को उन लोगों पर जो 1800 साल के पहले जो थे, जो साइंस में बिलीव नहीं करते थे, जिनको साइंस के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, हम लोगों को, आज के ज़माने के लोगों को उन लोगों पर हंसना नहीं चाहिए, उनकी बेइज्जती या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ वो करते थे जिनके बारे में उनको पता था, उनको साइंस के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो ये सब चीज़ें मानते थे। हमें साइंस के बारे में पता है, तो इसलिए हमको लगता है अरे ये तो फालतू लोग हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी फालतू बात कर रहे हैं, तो हमें उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो लोग वही कर रहे हैं जो उनके पहले के पूर्वज ने उनको बताया और वही उनको सही लगा, उनको साइंस के बारे में नॉलेज थी ही नहीं। हमें इसलिए भी नहीं हंसना चाहिए क्योंकि हम भी तो उसी सेम प्रिंसिपल पे चल रहे हैं, उन्हीं के पथ पे, उन्हीं के कदमों पे तो चल रहे हैं। क्योंकि आज जो इकोनॉमिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट हमें बातें बोलते हैं कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, या ऐसा होगा, हम भी तो इन्हीं की बातों में आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें जैसे साइंस के बारे में नहीं पता, तो वो भी क्वेश्चन वगैरह नहीं करते थे अपने पंडितों महाराजाओं से, और अपने वही सब काम करते थे जो भी उन्हें बोला गया, क्योंकि उन्हें साइंस के बारे में नॉलेज नहीं थी। पर हम भी तो उसी प्रिंसिपल पर चल रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं जो हमें बोला जा रहा है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनके दिए हुए जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा रियलिटी पे मैच करें, यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा सही होंगे, इरैटिकली एट बेस्ट, यानी कभी उनकी बातें रियलिटी को मैच करती भी है, कभी नहीं भी करती है, हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहती। ओके, इन प्री साइंटिफिक टाइम्स, वो समय जब प्री साइंटिफिक था, यानी साइंटिफिक चीज़ों से पहले, यानी 1800 के, बिफोर 1800, ये तब की बात हो रही है। इट वॉज द, तब कौन होते थे? तब प्रीस्ट, पंडित होते थे, मजिशियन, जादूगर होते थे, विजर्ड, विजर्ड मतलब ये जिनको मैजिकल पावर्स आती थी, या शामन होते थे उस जमाने में। शामन मतलब वो लोग जो अच्छी और बुरी आत्माओं तक एक्सेस कर पाते थे, यानी उन तक पहुंच पाते थे, उनको बुला के हमसे बात करवा पाते थे। तो उस जमाने में इन तरीके के लोग होते थे। अगेन द नेम डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, कोई भी हो, चाहे प्रीस्ट हो, मजिशियन हो, विजर्ड हो या शामन हो, कोई भी हो। तो ये वो लोग थे उस जमाने में जो आज के ज़माने में साइंटिस्ट जगह भर रहे हैं हमारी दुनिया में, ये उस ज़माने में साइंटिस्ट की जगह भरते थे। हमें आज साइंस के बारे में नॉलेज है, इसलिए हम साइंटिस्ट को बिलीव करते हैं। उस ज़माने के लोगों को, प्री साइंटिफिक टाइम्स के लोगों को नॉलेज नहीं था साइंस के बारे में, इसीलिए वो लोग इन लोगों पर विश्वास करते थे, और ये लोग साइंटिस्ट्स का रोल प्ले करते थे तब, क्योंकि तब साइंस थी नहीं। और जो प्रीस्ट एटसेट्रा, ये सब प्रीस्ट, मैजिशियन वगैरह थे, उनको ये माना जाता था कि इनके पास दुनिया को कंट्रोल करने का एक सीक्रेट, एक रहस्य है। एंड इन लोगों की नॉलेज में और इन जो भी मैजिकल फॉर्मूलाज, जो भी जादुई मंत्र ये लोग यूज़ करते थे, इस नॉलेज में जब एडवांसेस होते थे, यानी जब डेवलपमेंट होता था, ये अपने आप को और नॉलेजेबल बनाते जाते थे कि ऐसा काला जादू सीख लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। जैसे जैसे अपनी नॉलेज बढ़ाते थे, वैसे वैसे ये अपनी पावर को इन्हांस करते जाते थे, यानी बढ़ाते जाते थे। द एंशिएंट मिथ्स, मिथ्स क्या होते हैं? फॉल्स स्टोरीज अबाउट द पास्ट, झूठी मूठी कहानियाँ जो पास्ट में हुई हैं, जो हमें लगता है सच्ची है पर होती नहीं है, वो मिथ होता है, वो झूठ होता है। और लेजेंड्स का मतलब क्या होता है? ओल्ड स्टोरीज, पुरानी इमेजिनेटिव कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ, वो उन्हें हम लेजेंड्स कहते हैं। तो जो पुराने ज़माने के जो झूठ है, जिनको हम बिलीव करते थे, या जो पुरानी काल्पनिक जो कहानियाँ होती हैं, इन सारी कहानियों में ऐसी स्टोरीज भरी हुई हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में जिनके पास सुपर नॉर्मल पावर थी। यानी इन सारी काल्पनिक कहानियों में वही सारी कहानियाँ हैं जिसमें सुपर हीरोज़ की कहानियाँ हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, और वो लेजेंडरी हीरोज़ होते थे, यानी लेजेंडरी हीरोज़ होते थे। फॉर इंस्टेंस, यानी फॉर एग्जाम्पल्स, हु लर्न टू कंट्रोल विंग्ड हॉर्सेस और फ्लाइंग कारपेट्स, वो लोग जिनको पंख वाला घोड़ा चलाना जानते थे, या जो लोग
कालीन उड़ाना जानते थे, कारपेट उड़ाना जानते थे, उनके पास मतलब सुपर नॉर्मल पावर है। जैसे अलादीन अपनी कारपेट उड़ाता था, कालीन पे उड़ता था, तो कालीन कोई उड़ता थोड़ी है, ये तो बस इमेजिनेटिव चीज़ है, फिक्शन है, साइंस फिक्शन है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन सारे लोगों को सुपर हीरो मान लिया जाता था तब। और ये जो पुराने ज़माने की जो मैजिक की कहानियाँ हम सुनते हैं, ये हमें फैसिनेट करती है, हमें आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। आज के ज़माने यानी आज हम जब इमेजिन करते हैं कि अच्छा यूनिकॉर्न था, अच्छा मरमेड थी, ऐसे वो कर रही थी तो ये सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है। और एंड आई इमेजिन अ यंगस्टर कुड थ्रिल। अब यहाँ पे खुद राइटर कह रहे हैं कि मैं इमेजिन करता हूँ कि अगर कोई यंगस्टर, आज के ज़माने का कोई नौजवान, could thrill to such mystical methods of aeronavigation and long for the chance to partake in it, even if he were reading the tales while on a jet plane. Thrill मतलब excited होना, mystical मतलब strange और wonderful, एरो नेविगेशन का मतलब द आर्ट ऑफ फ्लाइंग समथिंग थ्रू एयर। जब आप किसी चीज़ को उड़ा सकते हो हवा में, जैसे कारपेट हो गया या घोड़े उड़ाए आपने, ये सारी। पार्टेक मतलब पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो ये पुराने मैजिक वैजिक की जो ये सब कहानियाँ हैं, ये आज के ज़माने में किसी भी नौजवान यंगस्टर को एक्साइट कर सकती है। भले ही वो आज के ज़माने में इतना ज़माना बढ़ गया है, साइंस इतनी बढ़ गई है कि वो खुद एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन फिर भी जब वो ये सारी कहानियाँ सुनता है कि अरे किसी ने कारपेट उड़ाया, किसी ने घोड़ा उड़ाया, अरे रेंडियर्स पे सेंटा क्लॉज आता है, वो ऐसे उड़ के आता है आसमान में, ये सारी चीज़ें उसको इतनी अट्रैक्ट करती हैं कि वो खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, इन सारी कहानियों को रीड करना चाहता है। ओके, थिंक ऑफ अ क्रिस्टल बॉल इनटू विच वन कैन सी थिंग्स दैट आर हैपनिंग मैनी माइल्स अवे। तो अब हमें बोला जा रहा है, एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि उस क्रिस्टल बॉल के बारे में सोचो जिसमें वो जादूगरनी बैठी रहती थी और आपको क्या बताती थी, मैं भविष्य बताऊंगी कि कौन कहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है, इस क्रिस्टल बॉल में दिख जाएगा। एक कुछ मैजिक शेल्स होते थे, शंख होते थे, जिसमें क्या होता था, दूर बैठे हुए किसी इंसान की पूरी बातें, कि वो किससे क्या बात कर रहा है, वो आप ऐसे शंख में सुन सकते हो। ये सारी चीज़ें, ये सब कितनी ज़्यादा वंडरफुल लगती है आज के ज़माने में। यानी आज के ज़माने में जब हम सोचते हैं कि हमें लगता है यार हम भी तो देखें कैसे क्या हो रहा है, सब ये ऐसे मिल जाए हमको बॉल तो हम भी देखें समझें, तो आज के ज़माने में हमको बहुत वंडरफुल लगता है ये सारी चीज़ें दैन द टेलीविजन सेट्स एंड द टेलीफोन्स टुडे। यानी क्रिस्टल बॉल में भविष्य देखना हमें ज़्यादा वंडरफुल लगता है एज़ कम्पेयर टू टीवी में कुछ देखना। टीवी हमें ज़्यादा वंडरफुल नहीं लगती इससे कंपेयर करें तो। या हम टेलीफोन पे फॉरेन में बैठे हुए किसी इंसान से बात कर सकते हैं, ये बात हमें वंडरफुल नहीं लगती, लेकिन शेल में से हम सुन रहे हैं कि कौन माइल्स दूर, मीलों दूर कौन किससे क्या बात कर रहा है, ये जब हम सुनते हैं तो ये हमें वंडरफुल लगता है। अब यहाँ और एग्जाम्पल देने कि आप कंसिडर करो, मान लो कि दरवाज़ा खुल रहा है, ओपन सेज में, यानी अगर हम बोले खुल जा सिम सिम, और मान लो कोई दरवाज़ा खुल जाए, मतलब आज के ज़माने में, साइंटिफिक ज़माने में हम रिमोट कंट्रोल डिवाइस दबाते हैं और दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन मानो हम ऐसा खुल जाए सिम सिम बोलें और दरवाज़ा खुल जाए, कितना हमको वंडरफुल लगेगा। मान लो किसी ने 7 लीग बूट्स पहने, इस तरीके के जो बूट्स ऐसे हमने देखा है काल्पनिक कहानियों में कि ऐसे कोई बूट्स पहनते हैं तो कोई कहीं भी पहुंच सकता है इस दुनिया में विद इन अ सेकेंड, बहुत क्विकली। आप एक ऑटोमोबाइल, एक कार या कोई व्हीकल, कोई गाड़ी आपको इतनी जल्दी नहीं पहुंचा सकती, आप विद इन अ सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह ये बूट्स पहन के पहुंच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको वंडरफुल लगती हैं। और फॉर दैट मैटर थिंक ऑफ मॉन्स्टर्स ऑफ लेजेंड। लेजेंड यानी पुरानी इमेजिनेटिव कहानियों में जो मॉन्स्टर्स दिखाई जाते थे इस तरीके के जो राक्षस हमें दिखाई जाते थे, वो पावरफुल ट्रेविस्टीज हैं ऑफ लाइफ की। ट्रेविस्टीज का मतलब क्या होता है, डिफरेंट पावरफुल कैरेक्टर्स विच आर अगली एंड आर मेड बाय कंबाइनिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ये बहुत बदसूरत मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों और जानवरों को मिला के बनाए गए हैं। इस तरीके के मॉन्स्टर्स हम पुरानी कहानियों में इमेजिन करते हैं। ओके, अब कैसे इंसानों को और जानवरों को मिला के बनाया, तो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, जैसे आदमी और घोड़े को बनाया तो सेंटोर करके एक कैरेक्टर निकल के आता है, आदमी और गोट को मिलाओ, कंबाइन करो तो सेचर करके एक कैरेक्टर निकल के आता है। ये सारे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कुछ साइंस फिक्शन बुक्स या मूवीज़ में हमने देखे। औरत और लायन को कनेक्ट कर दो तो स्फीनिक्स निकलेगा,
वुमन और हॉक नाम की बर्ड को बना लो तो हार्पी का कॉम्बिनेशन निकलेगा। ईगल और लायन को ज्वाइन कर दो, कंबाइन कर दो तो ग्रिफिन का कॉम्बिनेशन निकलेगा। एक स्नेक और वुमन को कर दो तो गॉर्गन निकलेगी। ये सारे कैरेक्टर्स हैं एंड सो ऑन, ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो इमेजिन किए हैं हम लोगों ने आज के ज़माने में। और इमेजिन क्या है, वही इमेजिन क्या किया है, वही सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, इंसान एंड जानवर, उन्हीं को कंबाइन करके कुछ एक नया मॉन्स्टर निकाल दिया हमारी साइंस फिक्शन की मूवीज़ एंड बुक्स में। In science fiction, we have extraterrestrials that are often built up on the same principles. Extraterrestrials मतलब ऐसे creatures, ऐसे प्राणी जो किसी दूसरे planet, दूसरे ग्रह से आए हैं, जैसे कि aliens। तो साइंस फिक्शन में आपको aliens वगैरह, अवतार मूवी जैसे एग्जाम्पल था, ये सब चीज़ें दिखेंगे और इनको हम उसी सेम प्रिंसिपल पर इमेजिन करते हैं कि हाँ इनका कोई मुंह होगा, एलियन का कुछ हाथ होंगे, कुछ पैर होंगे। अगेन आप इसको कुछ एनिमल या ह्यूमन फॉर्म में इमेजिन करते हो क्योंकि आपने रियल लाइफ में यही देखा है, आप इससे हटके और कुछ इमेजिन नहीं कर सकते हो। द गोल्स ऑफ दीज एंशिएंट स्टोरीज आर द सेम एज दोज ऑफ मॉडर्न साइंस फिक्शन, द डिपिक्शन ऑफ लाइफ एज वी डोंट नो इट। ओके, चाहे एंशिएंट स्टोरीज, पुराने ज़माने की कहानियां हो, या आज के मॉडर्न ज़माने की जो साइंस फिक्शन हो, दोनों का गोल सेम है। ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे एंशिएंट स्टोरी हो या मॉडर्न साइंस फिक्शन हो, दोनों का जो गोल है वो सेम है। अब गोल क्या है? द डिपिक्शन ऑफ लाइफ एज वी डोंट नो। दोनों ही कुछ ऐसे तरीके की लाइफ हमें दिखाते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। पुराने ज़माने में मैजिक वैजिक, भगवान की सब ये सारी चीज़ें, कोई राक्षस था, कोई डीमन था, ये सारी चीज़ें बताते हैं, ऐसी लाइफ दिखाते हैं जिनके बारे में हमें आज नहीं पता है। और आज भी हम वो सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं साइंस फिक्शन में जो फ्यूचर से रिलेटेड है। अगेन इसके बारे में हमें पता नहीं है। ओके, द इमोशनल नीड्स दैट आर फुलफिल्ड आर द सेम। द सेटिस्फैक्शन ऑफ द लॉन्गिंग ऑफ वंडर। लॉन्गिंग मतलब डिज़ायर, यानी कोई इच्छा। ये लाइन भी बहुत ध्यान से समझिएगा। शुरू में मैंने बताया था कि हर इंसान में कुछ इमोशनल नीड्स होती हैं, जैसे एंगर, हैप्पीनेस, गुस्सा, थर्स्ट मतलब प्यास लगना, हंगर यानी किसी को भूख लग रही है, ये सब इमोशनल नीड्स हैं। सॉरी, थर्स्ट एंड हंगर तो फिजिकल नीड्स हो गई, यानी एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, जो भी आप इमोशंस फील करते हो वो आपकी बॉडी की इमोशनल नीड्स होती हैं। तो अगर हम एंशंट ज़माने की बात करें, 1800 से पहले की बात, जिसमें एक बार इमोशनल नीड्स फिर से समझो। इमोशनल नीड्स यानी एंगर, गुस्सा, सैडनेस, वंडर यानी हैरान होने की जो क्वालिटी है, ये भी एक इमोशनल नीड है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि पुराने ज़माने में, एंशंट कहानियों में, 1800 से पहले जो इमोशनल नीड्स थी, वंडर फील करने की, हैरान होने की, अरे ऐसा कैसा हो रहा है, ये वहाँ भी फील हो रही थी। और आज के ज़माने में, जो मॉडर्न साइंस फिक्शन के ज़माने में भी हम अवतार टाइप की मूवीज़ देख रहे हैं और बुक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हमारा जो इमोशनल नीड है वंडर की, ये फुलफिल हो रही है। ठीक है, मतलब हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि एंशंट स्टोरीज़ यानी पुराने ज़माने की कहानियाँ जिसमें मैजिशियन, भूत, भगवान, ये सब चीज़ें, और आज के मॉडर्न साइंस फिक्शन जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, लॉजिक के बारे में बताया गया है, दोनों का गोल सेम है कि लाइफ अलग अलग दिखानी है हमको। यहाँ कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ कुछ अलग दिख रहा है, और दोनों की ही इमोशनल नीड्स सेम है। यानी वंडर की फीलिंग यहाँ पर भी आ रही है, वंडर की फीलिंग यहाँ पर भी आ रही है। दोनों में चीज़ें देख के आप आश्चर्यजनक फील कर रहे हो। यानी कि गोल्स एंड नीड्स कौन सी? इमोशनल नीड्स, जिसमें पर्टिकुलरली कौन सी नीड की बात हो रही है? वंडर यानी आश्चर्यजनक होने की बात। ये दोनों ही चीज़ें सेम है एंशिएंट स्टोरीज एंड मॉडर्न साइंस फिक्शन में। तो डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे अब आ जाता है डिफरेंस। यहाँ से बनता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डिफरेंस इज दैट एंशिएंट मिथ्स एंड लेजेंड्स फुलफिल दोज नीड्स and meet those goals against the background of a universe that is controlled by gods and demons, who can in turn be controlled by magical formulas either in the form of enchantments or coerce or prayers to cajole. coerce का मतलब क्या होता है? किसी को कंट्रोल करना। एंड cajole का मतलब क्या होता है? जब आप किसी इंसान को परसुएट कर रहे हो, मना रहे हो कि भाई हमारे साथ सब अच्छा करना, सब बढ़िया करना, और आप उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो,
ठीक है, ताकि वो भी आपके साथ अच्छे से बिहेव करें। तो यहाँ ये अब डिफरेंस बताया जा रहा है कि जो पुराने ज़माने की एंशंट जो मिथ्स है, लेजेंड यानी जो वो इमेजिनेटिव कहानियाँ हैं, उसमें नीड तो सेम है, यानी इमोशनल नीड बोले तो जो वंडर फील कर रहे हैं हम, मैजिक, जादू, क्रिस्टल बॉल देख के जो हम हैरान हो रहे हैं, ये वंडर तो हम फील कर रहे हैं, ये इमोशनल नीड तो यहाँ पर पूरी हो रही है हमारे एंशिएंट मिथ में भी और इधर पर भी साइंटिफिक वर्ल्ड में भी। और गोल्स भी सेम है कि लाइफ अलग तरीके से दिखनी चाहिए, ओके। लेकिन क्या डिफरेंट है दोनों में? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यूनिवर्स का, यानी दुनिया का। यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है और यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। जो यहाँ की दुनिया है, ओल्डन ज़माने की, एंशिएंट ज़माने की जो दुनिया है, उनको कौन कंट्रोल करता है? भगवान और डीमंस, यानी कि भगवान और राक्षस। और इनको कैसे कंट्रोल करते थे वहाँ के ज़माने के लोग? ऐसा इमेजिन करते थे कि अगर हम कोई मैजिकल जादुई फॉर्मूला, जादुई मंत्र वंत्र करेंगे तो हम भगवान को खुश कर पाएंगे, राक्षस को शांत करवा पाएंगे, उसको गुस्सा नहीं आएगा। एन्चेंटमेंट्स करेंगे उस और राक्षस को कंट्रोल में लाएंगे और भगवान से प्रेयर करेंगे, उनको खुश करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, हवन कुंड करेंगे। ये सारी चीज़ें हम करते थे, ठीक है ना। तो डिफरेंस किसका था? डिफरेंस था यूनिवर्स का, कि वहाँ की दुनिया अलग है और यहाँ की दुनिया अलग है। बाकी गोल्स एंड नीड्स दोनों के ही सेम है। अब साइंस फिक्शन में क्या होता है, हमने इसका तो पढ़ लिया। अब साइंस फिक्शन में क्या होता है? साइंस फिक्शन ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पर भी नीड पूरी हो रही है, इमोशनल नीड, वंडर की नीड पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड किसका है? यहाँ पर भी बैकग्राउंड यानी डिफरेंस है दुनिया का, यानी यूनिवर्स का। यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है? इम्पर्सनल एंड अनसवर्वेबल लॉज ऑफ नेचर, यानी यहाँ पे बहुत इम्पर्सनल है, यानी कोई दोस्ती यारी, भगवान, डीमन, कोई मंत्र, जादू टोटका, यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत इम्पर्सनल है, सब कुछ बस लॉजिक पर चलता है यहाँ पर। एंड अनसवर्वेबल लॉज ऑफ नेचर है। अनसवर्वेबल मतलब वो नेचर के लॉज, यानी वो प्रकृति के नियम जिनको कोई बदल नहीं सकता। बारिश होगी तो होगी, ठंड पड़ेगी तो पड़ेगी, स्नोफॉल होगा तो होगा, विच इन टर्न कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचर। मीन्स यहाँ पर सब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचर, यानी आपको जो भी चीज़ें हो रही हैं आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में, आपको उनका नेचर समझना पड़ेगा कि क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, इसके बीच की लॉजिक समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कोई जादू टोटका टंटा नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको साइंटिफिक रीजनिंग एंड लॉजिक चलेगा। तो सेम क्या है एंशिएंट वर्ल्ड में और आज के मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड में? सेम है इनके गोल्स, इनकी नीड्स। और नीड कौन सी? स्पेसिफिकली वंडर फील करने की, आश्चर्यजनक फील करने की। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यूनिवर्स का। यहाँ पर यूनिवर्स कैसे कंट्रोल हो रहा है? गॉड्स एंड डीमंस द्वारा। और यहाँ पर यूनिवर्स कंट्रोल हो रहा है इम्पर्सनल एंड अनवरेबल लॉज ऑफ नेचर द्वारा, यानी जो है वो रहेगा। चीज़ों पे सिर्फ साइंटिफिक यहाँ पर क्या रहेंगे? लॉजिक रहेगा, रीजनिंग रहेगा। अगर हम नैरो सेंस, एक छोटे सेंस में बात करें, तो जो साइंस फिक्शन है इज़ वैलिड फॉर टुडे सिंस एज फार एज वी कैन टेल। अगर हम आज की बात करें कि जो साइंस फिक्शन है, जो साइंटिफिक लॉज हैं, जो साइंटिफिक लॉजिक वगैरह है, ये सारी चीज़ें वैलिड है, यानी सही है आज के ज़माने में। क्यों? क्योंकि हम ये सब चीज़ें बता सकते हैं कि जो यूनिवर्स है डज फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ द लॉज ऑफ नेचर एंड इज़ नॉट एट द मर्सी ऑफ गॉड्स एंड डीमंस। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि हम ये आज बोल सकते हैं कि जो साइंस फिक्शन है वो सही है, वो राइट है, वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आज हम ये चीज़ समझ रहे हैं कि जो ये यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, वो भगवान की दया पर और डीमंस यानी राक्षसों के प्रकोप की वजह से नहीं चल रही है। ये दुनिया चल रही है लॉज ऑफ नेचर की वजह से, यानी प्रकृति के नियमों की वजह से। जैसे नेचर चल रहा है, जैसे सुबह हो रही है, रात हो रही है, सब चीज़ों के पीछे एक रीज़न है। तो इसीलिए आज जब हमें सब सवालों के जवाब मिल गए हैं तो हम बोल रहे हैं कि साइंस फिक्शन सही है। वरना 1800 से पहले के लोग क्या बोलते थे? नहीं, सुबह हो रही है यानी भगवान मेहरबान हुए, सुबह दे दी हमें, सूरज देवता प्रकट हुए, ये सब चीज़ें बोलते थे। नेवरदलेस, ठीक है, देयर आर टाइम्स व्हेन वी शुडंट बी टू नैरो और हॉटी इन आवर डेफिनेशंस। अब यहाँ पर TOO वाला टू नहीं है, यहाँ पर टू, ये वाला टू बोला गया है। तो यहाँ ये बोला गया कि कोई बात नहीं, कई बार ऐसे वक्त आ जाते हैं कि हम लोगों को ना ही नैरो होना है ना ही हॉटी होना है, यानी ये दो चीज़ें हमें नहीं होनी है। नैरो मतलब हमें अपनी सोच को छोटी नहीं रखना है, और हॉटी यानी हमें बहुत ज़्यादा प्राउड या घमंड फील नहीं करना है कि भाई
सब साइंस ही साइंस है, भगवान कुछ नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना, ये बहुत गलत होगा. It would be wrong to throw out a style of literature that has tickled the human fancy for thousands of years for the trivial reason that it does not in accord with reality. Reality isn't all there is after all. Tickled मतलब to make happy, किसी को खुश करना. Trivial मतलब little importance, कोई ऐसी चीज़ जिसका बहुत इतनी सी इंपॉर्टेंस है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, इतनी सी चीज़. ओके, तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि ये बहुत गलत बात होगी कि जो ये स्टाइल ऑफ लिटरेचर है, यानी ये जो पुरानी काल्पनिक कहानी लिखने की जो स्टाइल है, जिसमें मॉन्स्टर आ रहा है, जिसमें अग्नि देवता प्रकट हो रहे हैं, ये जो पुराना स्टाइल है लिटरेचर लिखने का जो स्टाइल है, ये बहुत गलत होगा अगर हम बोल दें कि इस काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ लिटरेचर को आप थ्रो कर दो, यानी कि इस तरीके की काल्पनिक कहानियाँ स्टोरियाँ लिखना बंद कर दो पुराने ज़माने वाली. ये बहुत गलत होगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ इतने से रीज़न की वजह से कि इट इज़ नॉट इन अकॉर्ड विथ रियलिटी, कि ये सारी चीज़ें सिर्फ इमेजिनेटिव है और ये रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, साइंटिफिक लॉजिक पे बेस्ड नहीं है. सिर्फ इस वजह से हम ये स्टाइल ऑफ लिटरेचर को थ्रो कर दें, यानी लिखना बंद कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि इतने साल इस स्टाइल ऑफ लिटरेचर ने लोगों को खुश किया है, लोगों को एंटरटेन किया है, लोगों को मज़ा आया है ये पढ़ने में, ये किताबें और ये मूवीज़ देखने में. Shall we no longer thrill to the climatic duel of Achilles and Hector because people no longer fight with spears and shields? तो यहाँ पहले क्वेश्चन देखते हैं. थ्रिल यानी एक्साइटेड फील करना. अब एचिल्स कौन है? ये है एचिल्स, ये एक ग्रीक सुपर हीरो है. और हेक्टर कौन है? ये है हेक्टर, ये ग्रीक लेजेंड, यानी ग्रीक की पुरानी जो लेजेंड होती है, पुरानी कहानियां हैं, उनके प्रिंस थे. यानी एक राजा रानी थे ग्रीक में, उनके बेटे थे प्रिंस, उनका ही बेटा था प्रिंस, उसका नाम था हेक्टर. ये कोई रियल में नहीं था, ये सब इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स हैं. और स्पेयर्स का मतलब क्या होता है? ये भाला, ये स्पेयर्स का मतलब क्या होता है? ये भाला जो ये पकड़ा हुआ है. और शील्ड का मतलब क्या होता है? ये री शील्ड, जिससे लोग फाइटिंग करते हैं, लड़ाई करते हैं. तो यहाँ ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम लोग अब एक्साइट नहीं होंगे एचिल्स और हेक्टर की वॉर देख के, लड़ाई देख के, जो क्लाइमैटिक ड्यूअल होती है, यानी जैसे पहले हम देखते थे किसी ने भाला फेंका यहाँ से और किसी ने यहाँ से तीर फेंका, दोनों जुड़े और ऐसे थंडर स्टॉर्म हो गया, यानी एकदम बिल्कुल तूफान हो गया, बिजली कड़क गई. तो ये होता है क्लाइमैटिक ड्यूअल, यानी इनका ड्यूअल, इनकी लड़ाई देखना. तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि अब क्या हम एक्साइट नहीं होते एचिल्स और हेक्टर की लड़ाई देखना और ये सब टाइप की मूवीज़ और बुक्स देखना? क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में लोग स्पीयर्स एंड शील्ड्स से नहीं लड़ते. फिर दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, शैल वी नो लॉन्गर फील एक्साइटमेंट ऑफ द नेवल बैटल्स ऑफ द वॉर ऑफ 1812 एंड द नेपोलियनिक वॉर्स बिकॉज आवर वॉरशिप्स आर नो लॉन्गर मेड ऑफ वुड एंड आर नो लॉन्गर इक्विप्ड विथ सेल्स. नेवल का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो नेवी से कनेक्टेड होती है, नेवी. ओके, वो तो यहाँ पूछा जा रहा है दूसरा सवाल कि अब क्या हम लोग एक्साइटेड फील नहीं करते वो नेवल बैटल्स ऑफ वॉर के, यानी कि जो शिप के द्वारा नेवी की जो बैटल हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, वॉर हुई थी 1812 में. तो क्या इन सारी वॉर्स को देख के अब हम एक्साइटेड नहीं होते? और जो नेपोलियनिक वॉर्स हुई थी, क्या इन सब को देख के हम लोग अब एक्साइटेड फील नहीं करते? सिर्फ इसलिए कि आज के ज़माने में जो हमारी वॉर शिप्स हैं, यानी वो शिप्स जो वॉर के लिए काम आती है, नौसेनाएं, ठीक है, जो वॉर के लिए काम आती है शिप्स, तो सिर्फ इसलिए कि जो आज के ज़माने की हमारी वॉर शिप्स हैं वो अब लकड़ी की नहीं बनती, कोई बहुत अच्छे मटेरियल की बनती है और उसमें बहुत अच्छे एक्यूब, माने हाई टेक्नोलॉजी के सेल्स नहीं लगे हुए हैं. सिर्फ इस वजह से हम ये सब चीज़ों को देख के अब एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि अब हमारे पास और बेटर चीज़ें आ गई हैं. साइंस ने और टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट हो गया है. नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होता है. Why then shouldn't people who enjoy an exciting science fiction adventure story not enjoy a rousing mythological fiction adventure story? तो यहाँ ये सवाल पूछा जा रहा है कि फिर क्यों वो लोग जो आज के ज़माने की एक्साइटिंग साइंस फिक्शन एडवेंचर स्टोरी को एंजॉय करते हैं, वो क्यों माइथोलॉजिकल, यानी पुराने ज़माने के जो भगवानों की, राक्षसों की जो लड़ाइयों वाली जो फिक्शन एडवेंचर स्टोरी है उसको क्यों नहीं पसंद कर सकते? जो आज की चीज़ की पसंद कर रहे हैं वो उस ज़माने की चीज़ को भी पसंद करेंगे.
द टू आर सेट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिवर्सेस बट फॉलो एनालॉगस पाथ्स. एनालॉग्स मतलब पाथ्स मतलब सेम रास्ते. द टू, दो चीजें, दो कौन? एंशिएंट कहानियां, वो पुराने जमाने की जिसमें साइंस फिक्शन, जिसमें साइंस एंड लॉजिक नहीं होता था. और दूसरा क्या? आज के ज़माने का साइंटिफिक मॉडर्न वर्ल्ड. तो बोला जा रहा है ये दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ों में सिर्फ क्या अलग है? इनका यूनिवर्स अलग है, यानी इनकी दुनियाएं अलग हैं. पुराने ज़माने का जो यूनिवर्स था उसको कौन कंट्रोल करता था? गॉड्स, डीमंस, ये सब चीज़ें, जादू, टंटा, टोटका, मंत्र, ये सब होता था. और आज के ज़माने का जो यूनिवर्स है वो कौन कंट्रोल करता है? वो बहुत इम्पर्सनल है, यानी उसमें लॉजिक होना चाहिए, उसमें कोई दोस्ती यारी नहीं है. इसको लॉज ऑफ नेचर यानी प्रकृति के नियम इसको कंट्रोल करते हैं. सिर्फ यूनिवर्सेस का, दुनिया का इसमें डिफरेंस है. बाकी दोनों रास्ते सेम फॉलो करते हैं. यानी यहाँ इन दोनों के गोल्स एंड इन दोनों की नीड्स सेम है. यानी दोनों का गोल है कि कुछ नया दिखाना, और दोनों ही इमोशनल नीड्स जो कि वंडर है यानी आश्चर्यचकित फील करवाना, दोनों ही इस नीड को फुलफिल कर रहे हैं. So, though I am sufficiently stick in the muddish to be narrow in my definition of science fiction and would not willing to consider sword and sorcery examples of science fiction. Stick in the muddish एक proverb है जिसका मतलब है a person who is old fashioned, एक ऐसा व्यक्ति जो पुराने ज़माने का, पुराने ख्यालातों का है. तो यहाँ पे आए यानी खुद राइटर कह रहे हैं कि मैं बहुत ओल्ड फैशन टाइप का इंसान हूँ और मेरी जो परिभाषा है साइंस फिक्शन को लेकर वो बहुत नैरो है, यानी बहुत छोटी. यानी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ साइंस फिक्शन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़रूर पता है कि ओल्ड फैशन ज़माने में, यानी 1800 से पहले जब साइंस फिक्शन नहीं था, वो ज़माने में क्या जादू, टोटका, टंटर, गॉड्स एंड डीमंस जो कंट्रोल करते थे यूनिवर्स को, वो सब क्या है, और आज के ज़माने का जो साइंस फिक्शन है जो लॉजिक पे बेस्ड है वो क्या है. मुझे इनका डिफरेंस ज़रूर पता है. बहुत ज़्यादा कुछ साइंस फिक्शन के बारे में नहीं पता, बट इन दोनों के बीच का मुझे डिफरेंस ज़रूर पता है. तो मैं कभी भी ये स्वॉर्ड यानी तलवारबाजियाँ जो पुराने ज़माने में होती थी, और सॉर्सरी यानी जो मैजिक एंड जादू टोटका वगैरह के जो होता था, इन सारे एग्जाम्पल्स को कभी भी साइंस फिक्शन में मैं कभी भी नहीं कंसिडर करूँगा. नॉट, यानी मैं कभी भी इसको साइंस फिक्शन में कंसिडर नहीं करूँगा. फिर वो दूसरी बात बोलते हैं, आई एम विलिंग टू कंसिडर इट इक्विवेलेंट ऑफ साइंस फिक्शन सेट इन अनदर काइंड ऑफ यूनिवर्स, अ प्री साइंटिफिक यूनिवर्स. तो राइटर यहाँ बोलते हैं मैं पुरानी चीज़ों को साइंटिफिक फिक्शन, जो साइंस फिक्शन है उससे बराबर उसको नहीं मानूंगा, लेकिन उसमें उसको कंसिडर नहीं करूँगा, लेकिन मैं दोनों को इक्विवेलेंट यानी इक्वल मानूंगा. क्यों? क्योंकि चाहे पुराने ज़माने का वो सब जहाँ साइंस फिक्शन नहीं है, एंशिएंट जहाँ स्टोरीज चल रही है, और आज का जो साइंस फिक्शन है, इन दोनों में दो चीज़ कॉमन है. इनका गोल सेम है, दोनों अलग तरीके की लाइफ हमें दिखाना चाहते हैं, और इनकी जो नीड्स हैं वो सेम है. यानी दोनों ही वंडर, चाहे पुरानी कहानियाँ देखो आप वंडरफुल फील करोगे, और आज की जो नए ज़माने की अवतार टाइप की मूवीज़ है, या उनकी जब आप स्टोरी बुक पढ़ोगे कि अच्छा ऐसा होता है, तो भी आप वंडरफुल फील करोगे. तो दोनों में एक चीज़ इक्वल है कि वंडरफुल ज़रूर आपको फील करवाएगा. दोनों कुछ ना कुछ नया तो आपको बताएगा. ओके, सिर्फ डिफरेंस इनमें किस चीज़ का है कि अलग काइंड ऑफ यूनिवर्स में सेट है. ये पुराने ज़माने में सेट है, ये आज के ज़माने में सेट है. ये ओल्ड जो है इनको गॉड्स, डीमंस, भगवान, राक्षस, ये सब इनको कंसिडर करते हैं. और आज के ज़माने में हम क्या कंसिडर करते हैं कि लॉज ऑफ नेचर, की प्रकृति के नियम, जैसा जो चल रहा है वैसा ही होगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते. साइंस की मदद से चाहो तो अब चेंज हो भी सकते हैं. इस काइंड ऑफ यूनिवर्स पे साइंस फिक्शन चलता है. तो ये जो पुराने ज़माने का जो एंशिएंट स्टोरीज चल रही थी, उस ज़माने की एंशिएंट स्टोरीज वाले यूनिवर्स को हम प्री साइंटिफिक यूनिवर्स कहते थे. यानी 1800 से पहले, यानी साइंस फिक्शन लोगों को समझ आने से पहले जो समय था वो प्री साइंटिफिक यूनिवर्स था, 1800 से पहले वाला. आई डोंट इवन आस्क दैट दे बी wrenched out of the context and somehow be made to fit the universe of reality by being given a scientific or pseudo scientific gloss. wrenched का मतलब here to remove forcefully, जब आप ज़बरदस्ती किसी को हटा देते हो. ओके, फिजो साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? रिगार्डेड एज बीइंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स, ऐसी चीज़ जो साइंटिफिक मेथड्स पे, लॉजिक पे बेस्ड होती है. तो यहाँ पे राइटर कहते हैं मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में यानी इस पूरी दुनिया में से आप ये एंशिएंट स्टोरीज वाला, वो पुराने ज़माने वाला लिखने का जो लिटरेचर स्टाइल है, आप इसको बिल्कुल रिमूव कर दो, बिल्कुल हटा दो, और
ऐसा भी मत करो भाई कि आज के ज़माने का जो यूनिवर्स है, जो आज के ज़माने की रियलिटी है, इसमें कुछ भी उन पुरानी चीज़ों को साइंटिफिक थॉट्स दे दो, कुछ साइंटिफिक चमक यानी ग्लॉस दे के उसको आज के ज़माने में फिट मत करो। वो बहुत अलग चीज़ है जो एंशिएंट स्टोरीज़ है, और आज का जो साइंस फिक्शन है बहुत अलग है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उस पुराने ज़माने के पुराने ज़माने के एंशिएंट स्टोरीज़ को हटा दो कॉन्टेक्स्ट से, उस तरीके की कहानियाँ लिखना बंद कर दो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा, राइटर कह रहे हैं। और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि इन पुरानी साइंटिफिक एंशिएंट स्टोरीज़ को आप घुसाओ इधर आज के ज़माने के साइंस फिक्शन में। उनको साइंस के मेथड्स और साइंटिफिक थ्योरीज दे दो, बस कैसे भी आज के ज़माने में इनको फिट करने की कोशिश करो। ऐसा बिल्कुल मत करो, उसका एक अपना अलग टेस्ट है। आई आस्क ओनली दैट दे बी सेल्फ कंसिस्टेंट एंड देयर प्री साइंटिफिक यूनिवर्स। तो वो बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि वो जो पुराने ज़माने की एंशिएंट कहानियाँ वगैरह हैं वो सेल्फ कंसिस्टेंट हो, यानी कि उनके जो एस्पेक्ट्स हैं वो आज के ज़माने का जो साइंस फिक्शन हम पढ़ रहे हैं उससे कॉन्ट्राडिक्शन में ना हो, यानी उसके ऑपोजिट ना हो, लड़ाई वड़ाई ना हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हियर लेट इट बी एज इट इज ओरिजिनली एंड डू नॉट पुट साइंटिफिक एस्पेक्ट्स इन इट। यानी सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि जो ओरिजिनली साइंटिफिक स्टोरीज हैं उनको वैसा ही रहने दो, उनका टेस्ट वही है। जो लोग इन टाइप की स्टोरीज को पसंद करेंगे उनका टेस्ट वैसा ही होगा। इसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट डालने की और आज की रियलिटी में इसको एडजस्ट करने की, फिट करने की कोशिश मत करो। ये जो जैसी प्री साइंटिफिक यूनिवर्स में रह रही है या एंशिएंट स्टोरीज या जो लिखने का स्टाइल है उनको वैसे ही ओरिजिनली रहने दो, एंड दैट दे बी वेल रिटन एंड एक्साइटिंग स्टोरीज। और वो ये भी कह रहे हैं राइटर कि इन तरीके की पुरानी एंशिएंट स्टोरीज को वेल रिटन होना चाहिए, यानी आप बढ़िया तरीके से अभी भी इस लिटरेचर स्टाइल को लिखो और एक्साइटिंग कहानियाँ स्टोरीज लिखो, बनाओ, क्योंकि दुनिया में इस तरीके की स्टोरीज पसंद करने वाले लोग हैं और वंडरफुल भी फील करते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, एक्साइट होते हैं वो लोग। So this was the completion of part 1 of this chapter. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Do not forget to watch part 2. Other than this, Magnet Brains ने e-books भी आप लोगों के लिए ले आए हैं. If you want, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपका फॉर्म लिंक है उस फॉर्म को की जो लिंक है आप उसको विजिट करिए and our team will get back to you. तब तक के लिए bye bye and take care.